नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम देखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना, या इसी को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। संविधान के 42वें संशोधन 1976। देखिए, संविधान के जब संशोधन आएगा तो आप याद रखिएगा 1976 और 42, तो 4 और 2 6 होता है, और इधर 1976। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा संशोधन किसमें हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। इसका कौन सा ईयर था? 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। देखिए, जो उद्देशिका में है, इसमें जो हाईलाइटेड है, इसका अर्थ आपको समझना बहुत जरूरी है। एक बार एमपीपीसीएस में सेम मेंस में उद्देशिका लिखने का ही प्रश्न आ गया था। यूपी में तो ये नहीं आया है, लेकिन एमपी के पीसीएस में आया हुआ है, इसलिए आप इसको याद भी कर सकते हैं पूरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये देखिए, एक एक शब्द का इसमें बहुत बड़ा अर्थ है। तो अब इसमें जो हाईलाइटेड है और महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक एक शब्दों पे आप एक निबंध लिख सकते हैं, ऐसा इसमें छिपा हुआ है। लेकिन देखिए, जो 26 नवंबर 1949 को है, जिस दिन इसको आ, हम ग्रहण किए थे, इसी दिन अंतिम वाचन हुआ था। इसी दिन क्या था? अंतिम वाचन समाप्त हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, तो यहाँ देखिए, हम भारत के लोग से क्या है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो ये आप याद रखिएगा कि हम भारत के लोग से यहाँ होगा कि जो भारत की बाउंड्री के अंदर लोग रह रहे हैं वह ही इसको बनाए हैं। किसको? यह प्रियम्बल को, या जो संविधान बना हुआ है। इसमें किसी बाहरी आदमी, अर्थात जैसे ब्रिटिश सत्ता पहले थी, या कोई भी गैर सत्ता का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। तो हम भारत के लोगों से आपको यह समझना है। दूसरा देखिए शब्द है प्रभुत्व संपन्न। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। मतलब कि भारत आज पूरा प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब यह है कि वह अपने देश के प्रति जो भी फैसला लेगा खुद लेगा, और भारत सरकार का ही फैसला सर्वोच्च फैसला होगा या अंतिम फैसला होगा। उसमें ये इंग्लैंड हस्तक्षेप करे कि नहीं आप इसको बदलिए, चेंज करिए, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस शब्द का मतलब है प्रभुत्व संपन्न है। भारत आज प्रभुत्व संपन्न है, तो सारे फैसला जनहित में, जनता के प्रति, अपने देश के प्रति जो भी फैसला लेगा वही उसका खुद भारत सरकार का आखिरी फैसला होगा। तो इसी को बोला जाता है प्रभुत्व संपन्न। फिर देखिए, अगला शब्द है समाजवादी। इसको समझिए कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम रहे। तो समाजवादी में होता है कि समाज के हर वर्ग के पास अपना एक उचित हिस्सा होना चाहिए, अपना एक उचित
हिस्सा होना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप होने के बाद फिर वह क्या हो जाती है, समस्याएं हो जाती हैं। तो यह सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व है कि वह उसको समाजवादी व्यवस्था को लागू करे, कि मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपदा न हो। जैसे आज बताया जाता है कि 10% लोगों के पास ही पूरे भारत की संपदा है, तो यह उचित नहीं है। तो ये आप इससे समाजवादी कि समाज में हर आदमी को समान अधिकार मिले और उसके पास जो संपत्ति हो वह इतना रहे कि उसका जीविका और सब कुछ आसानी से सही से चल सके, बहुत ज्यादा असमानता न हो। देखिए पंथ निरपेक्ष में क्या है, इस पॉइंट को देखिए, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म अधिकारी नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। तो भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पे जो भी नागरिक है वह कोई भी धर्म मान सकते हैं, लेकिन सरकार किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। वह सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार रखेगी। क्या रखेगी, समान व्यवहार रखेगी। वह अगर उसको ध्यान देना होगा तो हर धर्म पंथ में इक्वल देगी, अन्यथा वह न्यूट्रल बनी रहेगी। वह क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। ये भी आप सब समझिए, लोकतंत्रात्मक क्या है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। तो लोकतंत्रात्मक ये हुआ कि जो सरकार होगी वह जनता के द्वारा चुनी हुई होगी। किसके द्वारा चुनी होगी, जनता के द्वारा चुनी होगी। तो जनता के हित और जो भी उसके साथ अहित हो रहा है सबका ख्याल किसको देना पड़ेगा, सरकार को। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गणराज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है तो साथ ही यह भी शब्द आता है गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा या खानदान का। तो इसमें देखिए पहले जो राजा होता था उसका बेटा स्वतः राजा बन जाता था या उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा होता था, लेकिन इस व्यवस्था के बाद यह समाप्त कर दिया गया। हाँ, उस देश का, भारत देश का कोई भी आम नागरिक यह मुखिया बन सकता है जनता के द्वारा चुन करके। तो इसे क्या कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। कि वह राजतंत्र सिस्टम से नहीं बनेगा बल्कि वह गणतंत्र सिस्टम से बनेगा, कि जो जनता के द्वारा वह चुना होगा, न कि वह पैतृक होगा, न तो वह आनुवंशिक होगा। तो ये आप गणराज्य का ध्यान से रखिएगा कि वह जनता के बीच से चुना हुआ ही मुखिया होगा। नेक्स्ट देखिए न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये न्याय के बारे में है, ये सिंपल है, आप समझ लीजिए। स्वतंत्रता में क्या है, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्ति करे, अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। मतलब आपको हर चीज, मतलब बोलने में, बसने में, ये सब क्या है, स्वतंत्रता है। कि आप नियम कानून में रह करके आपको सारी चीजें की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। तो मतलब समता में क्या है कि जो हमारे बीच में दूरियां हैं, गैपेज है, असमानताएं हैं, उसको सरकार क्या करेगी, दूर करेगी। तो दोस्तों देखिए इसमें से सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप सब जरूर देख लीजिए। आगे देखते हैं, एक शब्द और आता है बंधुता। और बंधुता का मतलब क्या होता है, भाईचारा। बंधुता का मतलब क्या होता है, भाईचारा। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरी नागरिक को अपने से कम ना आके, अपने से कम ना आके। तो ये भी एक हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। नोट देखिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 22वें संविधान संशोधन 1976 की उद्देशिका में जोड़ा गया। इसमें एक शब्द और है, अखंडता भी। एक और क्या है, अखंडता भी जोड़ा गया है।
उसको आप ध्यान देना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और क्या है, अखंडता है। अब देखिए प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जब ये शब्द आएगा कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है सिंपल में, तब आपका क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। और अगर ये आ जाएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, तब उसमें आर्टिकल 32 आ जाएगा, आर्टिकल 32 आ जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है, भारत के ही लोग हैं। कौन है, भारत के ही लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्देश्य करते हैं। कौन सी, सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब जो प्रस्तावना है इसको चैलेंज करके न्यायालय में बदला नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। इसका जो मूल ढांचा है वह वैसे ही रहेगा। अब किसमें कहा गया था ये, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। तो देखिए कई बार यही पूछ लेता है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 क्या था। आपको ये बताना है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना, ये प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न बने हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। किसके तहत, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। नेक्स्ट देखिए सेम यह भी प्रस्तावना से है, कई बार पूछा जा चुका है। वेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ये भी आप याद रखिएगा, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां पे विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यह किसमें कहा गया, वेरुवाड़ी यूनियन वाद में। अब वेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। क्या नहीं माना, अंग नहीं माना। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसे संशोधन कर सकती थी। आप ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो बेरुवाड़ी वाद था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद मामले में वह उसने माना कि यह संविधान का ही अंग है और विधायिका इसको संशोधन कर सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार यह पूछा जा चुका है और स्टेटमेंट में आया। केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ये आप याद रखिएगा। यह किस वाद में, केशवानंद भारतीवाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब देख लीजिए क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न बना हुआ है। फिर देखिए आगे बोल रहे हैं कि संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार एवं मजबूतीकरण होता है। तो इसीलिए देखिए जो विस्तार और मजबूतीकरण में ही यह जो अगला लाइन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये चीज जोड़ी गई थी। देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, यह किसमें, ये जोड़ा गया था इसी के बाद। तो जोड़ सकते हैं और लेकिन जोड़ने में भी कोई नकारात्मक जोड़ नहीं होना चाहिए और जो मूल ढांचा है उसको कम नहीं किया जा सकता। इसका साफ साफ मतलब यही था। तो आप ये देखिए कि किसमें हुआ था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यह कई बार प्रश्न बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप इस सबको लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो पूरा आप सब सुनिए और जहां सबको लगता है कुछ सुधार के लिए उसको भी आप सब कमेंट में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।